व्यूअर्स लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन पीस में सी राजामोहन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है। सी राजामोहन की आर्टिकल वैसे तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। जब भी सी राजामोहन इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाता ही हूँ, सो दैट अपने फ्रेंड्स ऑडियंस को भी सी राजामोहन के पर्सपेक्टिव के बारे में पता चल सके। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज़ सी राजामोहन का ये जो आर्टिकल है, ये बहुत शानदार है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और ये आज के टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट है बिकॉज़ सी राजामोहन ने बेसिकली इस आर्टिकल पीस में बताया है दैट ईरान का फ्यूचर क्या है। अभी तक जो ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, उसमें एक पर्सपेक्टिव हमें समझ में आ रहा है दैट फॉर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड ईरान का बातचीत चल रहा है अमेरिका के साथ एंड दिस एंड दैट। बट वन थिंग व्हिच पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिबेट जो ईरान के अंदर चल रहा है, राइट? बिकॉज इस समय ऑब्वियसली आपको पता है कि ईरान के अंदर कंप्लीट सेंसरशिप लगा हुआ है और ईरान में बहुत कुछ अंदर चल रहा है जो शायद बाहर लोगों को पता नहीं चल पा रहा है एंड दैट इज वेयर सी राजा मोहन जैसे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनको बेसिकली एग्जैक्ट नॉलेज होता है कि ईरान के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो क्या डिबेट चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्शंस हैं। और इन चीज़ों को समझने से हमें ये समझ में आ सकता है कि ईरान की फ्यूचर क्या है, राइट? ईरान का फ्यूचर क्या है? और अगर मैं बात करूं कि सी राजा मोहन क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर ईरान के फ्यूचर के बारे में, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ईरान में ये जो भी कुछ चल रहा है, इसके बाद जो आप ईरान देखने वाले हैं, ये एक नया ईरान होगा और इस नए ईरान को सी राजा मोहन थर्ड रिपब्लिक कहते हैं, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा है कि ये जो एक नया ईरान इस समय जो ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है, राइट? जब ऑलरेडी ईरान का अमेरिका के साथ वॉर चल रहा है, फिर समझौता होता है, फिर वॉर चल रहा है, फिर समझौता हो रहा है, जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको एक और चीज़ के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में बदलता हुआ एक चेंज, ईरान का एक नया फ्यूचर, जिस रास्ते पे ऑलरेडी ईरान निकल चुका है और इस नए ईरान को, इस नए अवतार ऑफ ईरान को सी राजा मोहन थर्ड रिपब्लिक कहते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हमें समझना है कि ये थर्ड रिपब्लिक क्या है, इसमें ईरान में हमें क्या देखने को मिलेगा, ईरान क्या नया बदलाव लाता है इस थर्ड रिपब्लिक में, कुछ बहुत बड़ा चेंज आता है ईरान के अंदर और इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन उसके पहले हमें फर्स्ट और सेकंड रिपब्लिक को समझना ज़रूरी हो जाता है और तभी हमें समझ में आ सकता है कि ये थर्ड रिपब्लिक पे क्या एक्सपेक्टेशन हमें लगाने चाहिए ईरान के साथ और इन सभी चीज़ों के ऊपर भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पहुंचता है, ये भी हमें आज इस पर्टिकुलर सेशन में समझना ज़रूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले आज इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट टू रिपब्लिक, जो पहला और दूसरा रिपब्लिक है, इसके बारे में समझ जाते हैं, सो दैट इसको समझने से हमें ये समझ में आएगा कि जो पोस्ट खामेनेई है, जो आयतुल्ला अली खामेनी के जाने के बाद जो एक नया ईरान है, वो किस दिशा में बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हमें ईरान का इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का मतलब मैं ईरान का एंशिएंट पीरियड से इवोल्यूशन नहीं समझने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ओनली अंडरस्टैंड इवोल्यूशन सिंस 1979, जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है। उसके बाद ईरान में 2 रिवॉल्यूशन हुए हैं। पहला रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली 1979 में, जब ईरान में एक नया फॉर्म ऑफ कंट्री बना, तो उसको फर्स्ट रिपब्लिक कहा जाता है। और सेकंड रिपब्लिक बेसिकली जो है वो आपका है जब आयतुल्ला अली खमेनी पावर में आए थे, बिकॉज जो फर्स्ट आयतुल्ला थे वो आयतुल्ला रूहुल्लाह खमेनी, जो 1979 रिवॉल्यूशन के बाद आए थे। तो अगर मैं फर्स्ट रिपब्लिक की बात करूं, तो फर्स्ट रिपब्लिक जो ईरान में बना, ये पहला रिपब्लिक था और इस रिपब्लिक का जो उस समय आयतुल्ला रूहुल्लाह खमैनी ने बनाया था, इसका केवल फोकस था, राइट, इसको, इस रिपब्लिक को इंट्रोड्यूस करना, इस रिपब्लिक को रिवॉल्यूशन को लाना, राइट? सो द फर्स्ट रिपब्लिक का फोकस था रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को पूरे सोसाइटी में स्प्रेड करना। रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट का मतलब कि जो 1979 का ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन था, तो उस इस्लामिक रिवॉल्यूशन का जो आइडियोलॉजी था, जो विचारधारा था, उस विचारधारा को पूरे सोसाइटी में स्प्रेड करना, सो दैट सभी लोगों को उस रिवॉल्यूशन के अंदर लाया जा सके। तो यही फर्स्ट रिपब्लिक में देखने को मिला था अंडर द आयतुल्ला रूहुल्लाह खमेनी, जिसके अंदर रिवॉल्यूशनरी मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा फोकस था। और ईरान जो एक जमाने में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
रखता था 1979 के पहले। 1979 के बाद एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना जिसको थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल रहेगा, इट विल बी बाय क्लर्जी, मतलब जो रिलीजियस लीडर्स हैं, और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ विलायत फ़कीह भी कहते हैं। सो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी के अंदर वो पहला बदलाव ईरान में आया था। वो ईरान जो सेक्युलर था अब वो थियोक्रेटिक हो चुका था। वो ईरान जो मोनार्किकल था अब यहाँ पर रिलीजन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को बनाए जाएंगे, रिलीजियस कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस को बनाए जाएंगे। तो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी ने इस रिवॉल्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एस्टैब्लिश किया। लेकिन आपने रिवॉल्यूशन तो लाया, बट रिवॉल्यूशन को आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा? इसको और प्रमोट करना पड़ेगा, और इसको और कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और इसको अब और एक्सपैंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, जो सेकंड आयतुल्लाह थे, क्योंकि 10 साल के बाद जब 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी जो हैं, ही पास्ड अवे, और उसके बाद आयतुल्लाह अली खमेनी आए और इन्होंने इस पूरे रिवॉल्यूशन को, ये जो ईरान का सेकंड रिपब्लिक था, इसको उन्होंने कंसोलिडेट किया, इसको उन्होंने एक्सपैंड किया, इसको उन्होंने स्टेबलाइज किया। और ये बहुत ज़्यादा कठिन था, बिकॉज जब आयतुल्लाह अली खमैनी पावर में आए थे तो उसके पहले ऑलरेडी 8 साल का वॉर ईरान और इराक के बीच में हो चुका था। तो उस समय ईरान के पास बोथ डोमेस्टिक थ्रेट थे, बिकॉज अभी भी मोनार्क के कुछ एजेंट्स ईरान के सोसाइटी के अंदर थे, और ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज उस समय यूएस इराक के साथ था, तो एक्सटर्नल फ्रंट पे भी चैलेंजेस थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आयतुल्लाह अली खमैनी ने एक नया इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जिसको सेकेंड रिपब्लिक कहते हैं, सी राजा मोहन। ये जो सेकेंड रिपब्लिक है ये ज्यादा रेजिलियंट रहा, ये ज्यादा सेंट्रलाइज्ड रहा। इसी नए रिपब्लिक में आईआरजीसी को बनाया गया, इसको और एक्सपैंड किया गया, और सबसे पावरफुल फोर्स बनाया गया जो हमारा आईआरजीसी है, जिसको आपने देखा। डोमेस्टिक डिसेंट, कोई भी क्रिटिसिज्म को कंप्लीट तरीके से कर्टेल किया गया, सो दैट एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी इस्लामिक रिपब्लिक का बनाया जा सके अपने जनता के सामने। और साथ साथ खमैनी ने अमेरिका और इजराइल के थ्रेट को काउंटर करने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपने आइडियोलॉजी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह एंड हमास बनाए। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो सेकेंड रिपब्लिक है, इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशन को और ज्यादा कॉन्सोलिडेट किया गया, स्टेबलाइज किया गया, और बॉर्डर के बाहर और ज्यादा प्रमोट भी किया गया। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से ईरान के ऊपर काफी हैवी सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से ऑल्दो ईरान इस पूरे रिवॉल्यूशन को स्टेबलाइज तो कर पाया, अपने कंट्री को आइडियोलॉजिकली इम्बाइब कर पाया, बट एट अ कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा ईरान को झेलना पड़ा। और इसी इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से आपने देखा इस साल कितना ज्यादा एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुआ था, बिकॉज ईरान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, और जब लोगों के पास खाने का नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो सड़क पे आएंगे, सवाल उठाएंगे। और इसी एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन से एक बात क्लियर था कि जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है इस्लामिक रिपब्लिक की, 1979 के बाद से जो इस्लामिक रिपब्लिक चल रहा है, उस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को पहली बार इतने बड़े लेवल पे क्वेश्चन किया गया था, क्योंकि ये जो एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ था ये बहुत बड़ा हुआ था। और ये एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन कोई नया चीज नहीं, इनफैक्ट आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे, पहले वो हिजाब वाला प्रोटेस्ट हुआ, फिर इकोनॉमी जो है प्रॉब्लम में आया, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए, ये जो फर्स्ट रिपब्लिक था उसके बाद सेकेंड रिपब्लिक लाया गया, लेकिन इस सेकेंड रिपब्लिक का डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इस सेकेंड रिपब्लिक के ऊपर जनता, जो ईरान की जनता है, उसका जो भरोसा है वो ऑलरेडी उठ रहा था। लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव चाहते थे, और वो क्लियरली दिखता है जब एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस बैक टू बैक ईरान में होते हुए दिखे। और यहीं पे सी राजा मोहन कहते हैं कि जो थर्ड रिपब्लिक है, जो पहले से ही कहीं ना कहीं ईरान के अंदर पनप रहा था, बन रहा था, ईरान ऑलरेडी धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट 2026 में हुआ, जहां पे आपने आयतुल्लाह अली खमीनी को असैसिनेट कर दिया, तो जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन था अब वो एक एब्रप्ट ट्रांजिशन की तरफ, मतलब अचानक उस ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है टुवर्ड्स द थर्ड रिपब्लिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं सी राजा मोहन की, जो सेकेंड रिपब्लिक है, जिसमें एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी था, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन डिसेंट था, आईआरजीसी की एब्सोल्यूट मोनोपोली थी ओवर एवरी ईरानियन इंस्टीट्यूशंस,
एब्सोल्यूट कॉन्फ्रंटेशन विद वेस्ट था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें, बिकॉज़ आप समझिए कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी 1989 में पावर में आए थे और आज मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। इतने समय में बहुत कुछ हुआ था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ईरान की जो आम जनता है, वो शायद इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं थी। और ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था और एक नया ट्रांजिशन हो रहा था, और ऐसी भी आयतुल्लाह अली खमीनी जो हैं, ही वाज वेरी ओल्ड, सो इवेंचुअली कहीं ना कहीं सक्सेशन की, ट्रांजिशन की, एक थर्ड रिपब्लिक की बातचीत शुरू हो चुकी थी। और इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट क्लियरली बताता है कि एक थर्ड ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ थर्ड रिपब्लिक, इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद जिस तरीके का आयतुल्लाह अली खमीनी को असैसिनेट किया गया, तो जो एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा था टुवर्ड्स द थर्ड रिपब्लिक, अब एक एब्रप्ट ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द थर्ड रिपब्लिक। तो इसीलिए अब इस थर्ड रिपब्लिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एवरी एग्जाम आपको मिलते रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय अनअकैडमी आईएएस का जो ऑफर है, वो और 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, जहाँ पे वी आर ऑफरिंग यू वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस, एंड इफ यू आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। एंड समहाउ अनफॉर्चुनेटली बाय सम luck, bad luck or mistake, you're not able to crack this exam, prelims exam, then आपको अपने प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू ऑफर यू एक्स्ट्रा वैलिडिटी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट ऑफर विच अनअकैडमी हैज ऑफर्ड। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके सारे डिटेल्स को वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सी राजा मोहन ने कहा फर्स्ट रिपब्लिक आ गया 1979 में, सेकेंड रिपब्लिक 1989 में आयतुल्लाह अली खमेनी के बाद आया, 2026 के बाद से जो ऑलरेडी एक रिपब्लिक ईरान में कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा था, अब 2026 के बाद ये थर्ड रिपब्लिक जो है वो और ज्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है, और इसी की डिबेट विबेट ऑलरेडी ईरान में स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये थर्ड रिपब्लिक जो ईरान में बन रहा है, आ रहा है, ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, इस थर्ड रिपब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? क्या इस थर्ड रिपब्लिक में भी अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो गया? क्या इस थर्ड रिपब्लिक में भी आईआरजीसी की एब्सोल्यूट मोनोपोली होगी? क्या इस थर्ड रिपब्लिक में भी क्लर्जी की एब्सोल्यूट डोमिनेंस होगी? क्या इस थर्ड रिपब्लिक में भी आयतुल्लाह को जो रिस्पेक्ट हमेशा से मिलता है ईरान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, क्या अभी भी वो उसी तरीके से एब्सोल्यूटली मिलते रहेगा? क्या ईरान की स्टेट की जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी रही है, क्या वो अभी भी रहेगी? इन सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसको सी राजामोहन यहाँ पे यूज करते हैं। और उनका स्टेटमेंट क्या है? एवरी रिवॉल्यूशनरी स्टेट, कोई भी रिवॉल्यूशनरी स्टेट जो है ना, जैसे ईरान क्या एक रिवॉल्यूशनरी स्टेट है, 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद ईरान जो आज आप देखते हैं उसकी एग्जिस्टेंस हुई, तो एक रिवॉल्यूशनरी स्टेट है। कोई भी रिवॉल्यूशनरी स्टेट एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां पे उस समय उस स्टेट की, उस कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है उस कंट्री को बचाना, उस स्टेट को प्रिजर्व करना, rather than perpetuating the revolution at home or promoting it abroad। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, जब भी कोई भी कंट्री एक रिवॉल्यूशन के थ्रू बनता है, एग्जिस्टेंस में आता है, तो कुछ समय के लिए उस कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होती है कि इस रिवॉल्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं, इस रिवॉल्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, इसको सॉलिडिफाई करना, कॉन्सोलिडेट करना, एक्सपैंड करना, प्रमोट करना दूसरे कंट्री में। लेकिन एक समय आएगा जहां पे उस कंट्री के लिए, उस स्टेट के लिए इस रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टेट को प्रिजर्व करना। अब ये पूरा चीज क्या है, ये मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा ये पॉलिटिकल साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको क्या कहते हैं। लेकिन सी राजामोहन का कहना है कि ईरान हो सकता है इस पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव कर लिया है, मतलब वो इस पॉइंट पे आ चुका है जहां पे स्टेट को प्रिजर्व करना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रमोटिंग द रिवॉल्यूशन। अब ये क्या समझिए, देखिए, कोई भी कंट्री जब एक रिवॉल्यूशन से निकल कर आता है, तो ऑब्वियसली उस समय वहां के जो लीडर्स होते हैं उनका फोकस क्या होता है? रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स को स्प्रेड करना, सोसाइटी को पूरी तरीके से बदलना, एनिमीज को कॉन्फ्रंट करना। और इसी तरीके का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया, वो किसी और देश में आए तो हेजबुल्लाह को बनाना, हमास को बनाना, तो सपोर्टिंग सिमिलर मूवमेंट्स अब्रॉड। मतलब आप समझ सकते हो कि जब भी कोई कंट्री रिवॉल्यूशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है, सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द लीडर्स इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, फॉरगेट अबाउट इकोनॉमी।
इकॉनमी इकॉनमी बाद में होगी, सबसे पहले क्या है कि पूरे उस कंट्री में उस आइडियोलॉजी को हर एक के अंदर समाना, उस आइडियोलॉजी को यूज़ करके सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना, उस आइडियोलॉजी के थ्रू अपने एनिमी की आइडियोलॉजी को काउंटर करना, इस आइडियोलॉजिकल इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन को दूसरे देश, दूसरे कंट्रीज़ में प्रमोट करना। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। कई दशकों के बाद जो प्रायोरिटीज़ हैं लीडर्स की बदल जाती है। अब फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करें, स्टेबिलिटी कैसे करें, पब्लिक वेलफेयर कैसे करें, अपने इंस्टीट्यूशंस की सर्वाइवबिलिटी को कैसे इंश्योर करें और स्टेट को कंप्लीट कोलैप्स होने से रोकें। Which means what C. Raja Mohan is trying to argue is that if any revolutionary state इनिशियली कम्स इनटू एक्जिस्टेंस, सबसे ज्यादा फोकस उनका होता है आइडियोलॉजी के ऊपर, बट एवेंचुअली व्हाट मैटर्स टू देम इज इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से अगर ऐसा ना हो तो स्टेट जो है वो आपकी कोलैप्स हो सकती है। जैसे आप इसको समझ चाइना से, चाइना में भी सेम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, माओ जेडोंग पावर में आए, और जब माओ जेडोंग पावर में आए तो 1949 से लेके 1979 तक चाइना में केवल आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया। राइट, कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशंस आए, कल्चरल रिवॉल्यूशन आया, आइडियोलॉजिकल प्योरिटी आया, इकोनॉमी के बारे में कोई बातचीत ही नहीं किया। और आपको पता है उस समय ईरान की चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी कम थी, कितने लोग भूख से मर गए थे चाइना में। बट देन आफ्टर माओ, देंग जियोपिंग केम, और अब इनको समझ में आया कि आइडियोलॉजी छोड़ो, नाउ वी हैव टू कम टू अ रियलिटी दैट डेवलपमेंट इज द हार्ट। और यहाँ से चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, वेस्ट के साथ बेटर रिलेशंस हुए, और रिवॉल्यूशन से फोकस हटकर नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर आया। तो सी राजा मोहन कहते हैं कि हर एक इस रिवॉल्यूशनरी स्टेट का इसी तरीके से इवोल्यूशन होता है, जहां पे लीडर्स के लिए प्रायोरिटी बदलती है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में रिवॉल्यूशनरी स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जहां पे सबसे पहले एक रिवॉल्यूशनरी स्टेट का फोकस होता है रिवॉल्यूशनरी मोबिलाइजेशन, पुरानी ऑर्डर को पूरी तरीके से खत्म करो और नया आइडियोलॉजी को हर जगह, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह उसको इंट्रोड्यूस करो। समय के साथ इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन, मतलब ये जो भी चीज इंट्रोड्यूस किया गया है इसको स्टेबलाइज करना, इसको कंसोलिडेट करना, ड्यूरेबल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआरजीसी बनाना, ये क्या एक इंस्टीट्यूशन ही है। एंड देन फाइनली कई दशकों के बाद द फोकस शिफ्ट्स अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स टुवर्ड्स a much more bigger thing, which is state preservation, prioritizing economic development and ensuring the stability of the state. और यही चीज अगर आप ईरान के लिए अप्लाई करते हैं तो सी राजा मोहन कहते हैं कि ईरान भी आज इसी स्टेज पर आ चुका है, इसी थर्ड स्टेज पर आ चुका है। ये स्टेज था आयतोल्ला रुहोल्लाह खमैनी का 1979 से 89 तक, 1989 से 2026 तक ये आयतोल्ला अली खमैनी का था, जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन को पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया, एक्सपैंड किया। बट नाउ उनके गुजर जाने से नाउ द ईरान इज हेडिंग टूवर्ड्स जो थर्ड रिपब्लिक है, उसमें ज़्यादा फोकस प्राइमरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पे देखने को मिल सकता है। और इसलिए आज ईरान के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करे, या इस स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए अमेरिका के साथ टेंशंस को कम करे, सीक करे सैंक्शंस रिलीफ, फीकोस ऑन इकोनॉमिक रिकवरी, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। तो इसीलिए ये तो थर्ड रिपब्लिक आ रहा है। इस थर्ड रिपब्लिक में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय क्वेश्चन है जो ईरान को आंसर करना है, व्हाट टू डू विद अमेरिका, राइट, व्हाट टू डू विद अमेरिका। क्या अमेरिका के साथ एक ड्यूरेबल एकोमोडेशन बनाया जा सकता है, या अमेरिका के साथ वही सेकेंड रिपब्लिक से जो चल रहा है कॉन्फ्रंटेशन, उसको ही एक्सपैंड करना है। तो यही सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए थर्ड रिपब्लिक यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है, और इस थर्ड रिपब्लिक में बेसिकली ये इस समय डिबेट चल रहा है ईरान के अंदर कि क्या जो सेकेंड रिपब्लिक से चीजें चली आ रही थी, वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को बॉयकॉट करना, हैवी सैंक्शंस के अंदर रहना, केवल तरीके से आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस करना, इकोनॉमी डज नॉट मैटर, और वेदर इट्स अ टाइम टू रीसेट, ट्राई टू लिव अलोंग विथ अमेरिकन एंड द वेस्ट, और एक नई तरीके की शुरुआत करना। तो यही डिबेट जो है वो ईरान में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए आप ये मत समझिए कि थर्ड रिपब्लिक जो है वो पूरी तरीके से सेकेंड रिपब्लिक का कंटिन्यूएशन होगा। मुज्तबा खमैनी जो है वो सुप्रीम लीडर आ चुके हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि ईरान में जो सक्सेशन है उसका डिबेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रैदर अभी भी इस समय के डिबेट चल रहे हैं कि आईआरजीसी के पास क्या उतनी ही पावर होनी चाहिए, क्या क्लर्जी उतनी ही डोमिनेंट होनी चाहिए, क्या
ईरान को अभी भी रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज़ कंटिन्यू करना चाहिए? ईरान को किस तरीके से अमेरिका के साथ डील करना चाहिए? क्या इकोनॉमी जो है इन सैंक्शंस में रिकवर कर सकती है? तो ये सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए जो थर्ड रिपब्लिक आ रहा है, ये मत समझिएगा थर्ड रिपब्लिक इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकंड रिपब्लिक। नहीं तो कोई थर्ड रिपब्लिक नाम की चीज़ ही नहीं होती, रादर वो सेकंड रिपब्लिक। सी राजा मोहन कह रहे हैं कि एक थर्ड रिपब्लिक है जहां पे नाउ फाइनली पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। पीपल आर स्टार्टिंग टू डिबेट कि क्या थर्ड रिपब्लिक जो है उसमें सेम प्रिंसिपल जो ईरान में चला आ रहा है उसको कंटिन्यू करना है या एक बदलाव की तरफ बढ़ना है, एक नए चेंज की तरफ बढ़ना है। और इस समय ईरान में काफ़ी फैक्शंस बढ़ गए, हार्ड लाइनर्स जो चाहते हैं कि नहीं, जो सेकेंड रिपब्लिक था उसको और स्ट्रॉन्ग करना एंड नाउ इट्स अ डेथ टू ट्रम्प। मॉडरेट्स का कहना है कि नहीं नहीं, यूएस के साथ हमें एक्टिवली नेगोशिएट करना चाहिए, और जो प्रैग्मेटिस्ट है उनका कहना है कि अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंटेशन रहना चाहिए, लेकिन ईरान को इस हद तक भी सैंक्शंस के अंदर नहीं रहना चाहिए कि ईरान बैंकरप्ट हो जाए, बिकॉज उससे ईरान जो है अनसस्टेनेबल हो सकता है। इसलिए प्रैग्मेटिस्ट का कहना है कि ईरान को अमेरिका को कॉन्फ्रंट करना चाहिए, बट ऑल्सो ईरान शुड ट्राई टू डील और डू अ इकोनॉमिक डील विद अमेरिका सो दैट उससे ईरान का अपलिफ्टमेंट हो सके। सो देखिए, बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं तो सी राजा मोहन का कहना है कि देखिए ईरान में फर्स्ट रिपब्लिक आ गया, सेकंड रिपब्लिक आ गया, अब ये जो थर्ड रिपब्लिक है वो भी बन रहा है। और इस थर्ड रिपब्लिक में लोग जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के साथ हमें एकोमोडेशन करके रहना चाहिए, क्या अब हमने अपने स्टेट कोलैप्स को खत्म करना चाहिए। और ये दिखते हुए नजर आ रहा है। देखिए आयतुल्लाह अली खमीनी को अमेरिका ने असैसिनेट किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। ये क्लियरली कहीं ना कहीं बताता है कि ईरान को भी पता है, आईआरजीसी को भी ये पता है कि देखिए आप डिसेंट को कब तक रोक पाएंगे। एट द एंड इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, राइट, और लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, राइट, और एक समय आएगा जब हो सकता है ईरान में भी जेनजी जैसा कोई मूवमेंट हो जाए, कोई और मूवमेंट हो जाए, राइट। सो दैट्स व्हाई नाउ ये मुज्तबा खमैनी के आने से ये मत समझें कि ईरान में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ईरान में सक्सेशन खत्म हो चुका है, एक नया सक्सेशन ऑलरेडी चुन के आ चुका है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट सी राजामोहन सेज की थर्ड रिपब्लिक की डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू लिव अलॉन्ग विद अमेरिका, और इसके ऊपर डिबेट होगा। अब इसका नतीजे क्या आते हैं ये तो समय बताएगा, बट ऑब्वियसली इससे हमें क्या है कि इंडिया को भी इस पूरे डेवलपमेंट को ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज जब भी रिवॉल्यूशन आया है ईरान में, वो चाहे फर्स्ट रिपब्लिक का हो या सेकेंड रिपब्लिक का हो, उस हर चेंज में इंटरनली काफी कुछ ईरान में चेंज हुआ है, और साथ साथ एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन भी ईरान का चेंज हुआ है, और इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा, एंड साथ साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इसको इम्पैक्ट पहुंचेगा। एंड दैट्स व्हाई इंडिया शुड बी विजिलेंट अबाउट दिस डिबेट which is happening inside ईरान। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स उस थर्ड रिपब्लिक के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।